हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 17 का जो लिंक है वो मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है सारी ही पीडीएफ्स अवेलेबल मिलेंगी एंड आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो इस वाले वीडियो का भी आपको जो है शाम तक पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली आपकी न्यूज़ है फीफा वर्ल्ड कप की। इसका 23rd एडिशन यहाँ पे हुआ था 2026 में एंड इसे 3 कंट्रीज द्वारा होस्ट किया गया था, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ठीक है, ऑर्गेनाइजर फीफा था एंड यहाँ पे फाइनल मैच आपका जीता था स्पेन ने। स्पेन आपका जो है चैंपियन बना था एंड सेकेंड टाइम स्पेन को टाइटल मिला है। ठीक है, अब स्पेन ने किसे डिफीट किया था? अर्जेंटीना को 1-0 से इन्होंने डिफीट किया था एंड ये जो फाइनल मैच था ये आपका मेटलाइफ स्टेडियम ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी यूएसए में हुआ था। ठीक है, और ये जो गोल किया था वो किया गया था बाय दी फेरन टोरस। ठीक है, जिन्हें सब्स्टिट्यूट किया गया था 106 मिनट पे। ओके, इसके अलावा इंग्लैंड जो है इंग्लैंड ने बीट किया था फ्रांस को एंड ये थर्ड प्लेस पे आपका आया था। 6-4 से जो है इनका मैच आपका रहा था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है आपकी मतलब इसको हर 4 साल में आपका जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंस 1930। ठीक है, एक्सेप्ट 1942 एंड 1946। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आपका जो है ये नहीं हुआ था, अदरवाइज ये आपका चला आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 8 नेशनल टीम्स जो है उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो है जीता है अक्रॉस द हिस्ट्री एंड ब्राजील जो है इसके पास सबसे ज्यादा टाइटल्स आपके हैं, 5 टाइटल्स एंड इट इज द ओनली नेशन टू प्ले इन एवरी एडिशन। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स की। तो गोल्डन बॉल अवार्ड यहाँ पे बेस्ट प्लेयर के लिए मिला है रॉड्री को फ्रॉम द स्पेन। सिल्वर बॉल लियोनल मेसी अर्जेंटीना से। आपका नेक्स्ट है ब्रॉन्ज बॉल केलियन मैपे फ्रॉम फ्रांस। गोल्डन बूट टॉप स्कोरर के लिए ये मिला है केलियन मैपे को फ्रॉम फ्रांस। सिल्वर बूट लियोनल मेसी को। देन ब्रॉन्ज बूट आपके जूड बेलिंगम को। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है आपका गोल्डन ग्लोव, ये है यूने सीमोन जो है फ्रॉम दी स्पेन, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट यंग प्लेयर पाउ क्यूबर्सी फ्रॉम स्पेन। फेयर प्ले ट्रॉफी नीदरलैंड को दी गई है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स की अगर बात करें लियोनल मेसी की, तो ये ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर थे। ठीक है, 39 ईयर्स के टू स्टार्ट द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल एंड ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 3 बार फाइनल्स को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब बात करें फीफा की, इसका हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा प्राइस की अगर हम बात करें तो टोटल प्राइस पूल यहाँ पे आपका 871 मिलियन यूएस डॉलर का था एंड पहली बार मतलब ये इतना ज्यादा देखा गया आपका। और यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स आपके 703 मिलियन यूएस डॉलर के थे। वहीं पे नॉन परफॉर्मेंस सपोर्ट 168 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, प्रिपरेशन ग्रांट्स के लिए, प्रिपरेशन पेमेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें गारंटी की, तो हर एक नेशन जो है इट रिसीव्ड एटलीस्ट 12.5 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, टॉप अर्निंग्स की बात करें, सबसे ज्यादा स्पेन को यहाँ पे जो है अमाउंट मिला है 51 मिलियन यूएस डॉलर का, अर्जेंटीना को 34 मिलियन यूएस डॉलर, इंग्लैंड को 13 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिली हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, नेमर जूनियर, देन मैनुअल न्यूअर फ्रॉम जर्मनी एंड आपके गुलेर्मो ओकाओ फ्रॉम मैक्सिको, इनका यहाँ पे रिटायरमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो लियोनेल मेसी की बात करते हैं पहले। तो ये पहले प्लेयर बने हैं टू प्ले दी 30 वर्ल्ड कप मैचेस एंड इन्होंने रिकॉर्ड किया है 19 वर्ल्ड कप गोल्स एमिंग फॉर 20। राइट, फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने स्टार्ट किए हैं 3 फाइनल्स को, अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, एंड फर्स्ट कैप्टन इन अ 3 फाइनल्स। ठीक है, और ओल्डेस्ट प्लेयर रहे थे आपके आउटफील्ड प्लेयर। ठीक है, इसके अलावा लामिन यमल स्पेन से जो है ये फर्स्ट टीनेजर बने हैं टू प्ले दी बोथ यूईएफए यूरो फाइनल एंड वर्ल्ड कप फाइनल एंड थर्ड यंगेस्ट इन दी वर्ल्ड कप फाइनल एंड फोर्थ यंगेस्ट विनर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एमिलियानो जो है अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं एंड ही मेड 11 सेव्स इन द फाइनल वर्सेस स्पेन, मोस्ट इन दी 60 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंजो फर्नांडिस फ्रॉम अर्जेंटीना, ये 6th प्लेयर बने हैं जिन्हें सेंट ऑफ किया गया था इन दी वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, फर्स्ट रेड कार्ड इन दी फाइनल सिंस 2010। नेक्स्ट है कोचेस की बात करें तो लियोनल
स्केलोनी आपके हैं अर्जेंटीना से, ही रीच 100 मैचेस एज अ नेशनल टीम कोच, ठीक है। एंड लुइस डे लेव फेंटे जो है फ्रॉम स्पेन, ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड कप विनिंग कोच बने हैं एंड ही एक्सटेंडेड अनबीटन रेट रन टू दी 15 मेजर टूर्नामेंट मैचेस। नाउ इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज ए 23rd एडिशन which is correct. The tournament was co-hosted by USA, Mexico and Canada. This is also correct. स्पेन ने डिफीट किया है अर्जेंटीना को 1-0 से, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड लियोनेल मेसी बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू प्ले 30 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, which film won the best feature film award at the 72nd National Film Award along with the honors in best actresses, best actress and best music direction categories। तो 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे आपके, और यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है आर्टिकल 370 को, ठीक है। ये जो मूवी है इट इज डायरेक्टेड बाय दी आदित्य सुहास जामले। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यहाँ पे यामी गौतम जी को जो है अवार्ड मिला है एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन में भी इस मूवी को अवार्ड मिला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप जो है इसकी लिस्ट देख सकते हैं पूरी। और ये जो अवार्ड थे इसका आपका इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था एंड इट इज अनाउंस्ड बाय दी जयराज, चेयरपर्सन फीचर फिल्म जूरी, असीम सिन्हा चेयरपर्सन है नॉन फीचर फिल्म जूरी के, एंड ए चंद्रशेखर चेयरपर्सन ऑफ अ बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा जूरी, ठीक है। और यहाँ पे आपके फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स एंड राइटिंग ऑन सिनेमा में अवार्ड आपका दिया जाता है, फाइन। यहाँ पे मैंने जो आपके 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपकी ऐड की है, ठीक है। इसके अलावा नॉन फीचर वाले में मैं पूरी आपको पीडीएफ जो है इसकी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिलीज किया है कंपोजिट डेटा ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। सो आरबीआई द्वारा आपका डेटा रिलीज किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पे। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, इसे आरबीआई द्वारा डेवलप किया गया था आपका 2021 में, ठीक है। एंड ये जो इंडेक्स है बेसिकली मेजर करता है लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो ये बेसिकली आपका है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे देश में है या बिजनेस में है वो एक्सेस करे अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस, पेंशन, डिजिटल पेमेंट्स, तो इन सब की सर्विसेज वो बेसिकली उसके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2021 में हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसको रिलीज किया गया था एंड रिसेंटली यहाँ पे अपडेट इसका आया है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट क्या है, जो बेसिकली स्कोर है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, ठीक है। तो ये जो स्कोर है ये 70 स्कोर हमारा हो गया है। पहले ये आपका जो है 67 था मार्च 2026 में, ठीक है, सॉरी मार्च 2025 में, एंड नाउ मार्च 2026 में जो है इसका जो स्कोर है वो हमारा 100 आउट ऑफ 170 हो गया, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसमें कोई बेस ईयर आपका नहीं होता, ये आपका मेजर किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन डायरेक्टली एवरी ईयर, ये आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन की बात करें फॉर एफआई इंडेक्स, तो आरबीआई यहाँ पे 97 इंडिकेटर्स को यूज करता है अंडर 3 ब्रॉड पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, एक्सेस जिसका वेटेज 35% है, यूसेज 45%, क्वालिटी 20%, ठीक है। एंड इस इंडेक्स को जो है आपका एनुअली पब्लिश किया जाता है और ये हर जुलाई में जो है रिलीज किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने इशू किया है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट इन जुलाई 2026, और ये जो नॉर्म्स हैं ये आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, ऐसे आपके एसेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे आपका एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो जैसे बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया, ठीक है, वो उसे रीपेमेंट नहीं कर पाया उसका, इन दैट केस जो भी उसने जैसे फॉर एग्जांपल उसने फैक्ट्री के लिए लोन लिया था और फैक्ट्री ही उसने यहाँ पे जो है एक तरह से गिरवी रखी है, ठीक है, कि अगर मैं रीपे ना कर पाऊँ तो आप मेरी फैक्ट्री ले लेना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो उसकी फैक्ट्री है वो यहाँ पे एज अ स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट जो है काम करेगी, और जब
इनका मतलब जब ये रीपेमेंट नहीं होगा तो जो बैंक है वो उनकी फैक्ट्री को बेच के सेल करके पैसा जो है वसूल करेगा, राइट। सो यहाँ पे आपका फैक्ट्री क्या हो गया, इट इज अ स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय लेंडर इन अ फुल और पार्शियल सेटलमेंट ऑफ द डिफॉल्ट लोन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है वही वाला जो अभी मैंने बताया आपको कि अगर बोरोवर रीपेमेंट नहीं कर पाता लोन की, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक जो है वो एक्शन इस पे ले सकता है। ठीक है, सो लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, वेयर हाउस, ये सारे आपके स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट में काउंट होते हैं। ठीक है, अब आरबीआई ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं स्ट्रिक्ट रूल्स इंश्योर करने के लिए बेटर रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, ट्रांसपेरेंसी, कोई मिसयूज ना हो बाय डिफॉल्टिंग द बोरोवर्स, एंड आपका फास्टर डिस्पोजल हो ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या बोलता है आरबीआई का कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ठीक है, जो लोन दे रही हैं, दे कैन नॉट सेल बैक एसएनएफए टू डिफॉल्टिंग बोरोवर। ठीक है, मतलब जो डिफॉल्ट हुआ है उसी को ही उसकी फैक्ट्री जो है वो चीप प्राइसेस पे नहीं बेची जा सकती। ठीक है, ये डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को नहीं दे सकते, प्रमोटर्स को नहीं दे सकते, रिलेटेड पार्टीज जो हैं उनको नहीं दे सकते, और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ अ बोरोवर, उन सबको हम जो है ये इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी उसने यहाँ पे उसका जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट होगा उसको नहीं दे सकते। ठीक है, इवन इफ लेटर द एसेट इज रिक्लासिफाइड एज अ नॉन एसएनएफए। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स लाए हैं। साथ में इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना बोरोवर्स को फ्रॉम रीगेनिंग एसेट चीपली आफ्टर द डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब एक तो वो गड़बड़ कर रहा है और उसके बाद भी हम उसको जो है फैसिलिटी दे दें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आरबीआई ने बोला है। नाउ अब ये एप्लीकेबल किस पे है, जो आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो कौन कौन सी होंगे, कमर्शियल बैंक्स होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, रूरल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आपके लोकल एरिया बैंक्स हो गए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है जो आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ठीक है, उनको फ्रेम करना होगा बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज, जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लिमिट्स ऑन एसएनएफए एज अ परसेंट ऑफ टोटल एसेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका डेलीगेशन ऑफ पावर्स, रिकवरी एफर्ट्स बिफोर एक्विजिशन, मैक्सिमम डिस्पोजल पीरियड, तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए जो भी पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने बोला है, क्लैरिफाई किया है कि जो लेंडर हैं दे कैन एक्वायर एन एसएनएफए ओनली आफ्टर देयर एक्सपोजर टू बोरोवर्स हैज बीन क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन डाल दी है। इसमें आपका फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज और पार्शियल सेटलमेंट ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस पे ये आपका देखा जाएगा। ठीक है, अब नॉन रिकोर्स बेसिस क्या होता है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एसेट लेंडर कैन नॉट डिमांड एनी फर्दर पेमेंट फ्रॉम द बोरोवर फॉर अ सेटल पोर्शन ऑफ द लोन। तो ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई इन्होंने कर दी है। ठीक है, डिस्पोजल टाइम की बात करें तो बैंक जो है यहाँ पे बोला है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे मस्ट डिस्पोज एसएनएफएस एज पर देयर इंटरनल पॉलिसी, और मैक्सिमम पीरियड जो अलाउड है इसके लिए वो 7 ईयर्स का रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को, डायरेक्टेड बैंक्स टू डिस्पोज द एसएनएफएस थ्रू पब्लिक ऑक्शन अंडर द सर्वेसी एक्ट 2002। पर्पस वही है, ट्रांसपेरेंसी रखना, बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड फेयर सेल प्रोसेस हो। ठीक है, इसके लिए उनको पब्लिक ऑक्शंस यहाँ पे बैंक जो है उसको करने को डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, now an SNFA will have a recorded in a balance sheet at a lower of net book value of the extinguished loan or distress sale value, जो भी डिटरमाइंड होगा एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल वैल्यूअर्स। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा बैंक्स को फ्रॉम ओवरस्टेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट। इसके अलावा डिस्क्लोजर रूल की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, एसएनएफए जो है दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अ ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एंड स्ट्रेस्ड एक्सपोज्ड कैलकुलेशन। ये प्रोवाइड करेगा सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आफ्टर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिशन टाइम। यहाँ पे क्या बोला है, न्यू रूल्स आपके 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग एसएनएफएज हैं as on 30th September 2026 they must comply by 30th September 2027। तो यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे 30th September 2027 का यहाँ पे जो है टाइम दे दिया है इनको। ठीक है, नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन फाइनेंशियल एसेट नॉर्म्स इशूड बाय द आरबीआई इन जुलाई 2026। तो पहला बोला है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एसएनएफएस बैक टू डिफॉल्टिंग बोरोवर्स और देयर रिलेटेड पार्टीज, व्हिच इज करेक्ट। एक्विजिशन जो है आपका एसएनएफएस का दे आर अलाउड ओनली आफ्टर एक्सपोजर इज क्लासिफाइड एज अ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है,
तीसरा पॉइंट बोल रहा है डिस्पोजल जो है आपका SNFAs का दे मस्ट अकर विद इन मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, टाइम लिमिट इसकी मैक्सिमम 7 ईयर्स की दी गई है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट वर्थ 2719.80 करोड़ का अंडर दी PM नरेंद्र मोदीज अर्बन चैलेंज फंड फॉर 6 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन अहमदाबाद गुजरात। और ये आपका ब्रेकडाउन किया है, मतलब जो अमाउंट है ये ब्रेकडाउन हुआ है आपका फर्दर 6 प्रोजेक्ट में, आपका अर्बन चैलेंज फंड में बेसिकली। तो पहला आपका रहेगा 852.93 करोड़ का, ये यूज किया जाएगा रिहेबिलिटेशन ऑफ अ वेस्ट अहमदाबाद सीवरेज नेटवर्क में। देन 551.35 करोड़ का जो अमाउंट है ये यूज किया जाएगा ईस्ट अहमदाबाद सीवरेज नेटवर्क में। 290.24 करोड़ का एलोकेशन अब फॉर अपग्रेडिंग द ओल्ड सीवरेज नेटवर्क सिटी वाइड। 215 करोड़ का इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पे। 479.25 करोड़ का 125 टन्स पर डे इंटीग्रेटेड स्लज मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए। एंड 331.03 करोड़ का एलोकेशन है फॉर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए। ठीक है, वहीं पे फंडिंग पैटर्न की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका 50% का यहाँ पे जो है शेयर रहेगा, सॉरी 25% का रहेगा, एंड 25% का गुजरात गवर्नमेंट द्वारा, वेयर एज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इनका आपका 50% का रहेगा। ठीक है, तो 25 एंड 50। नेक्स्ट यहाँ पे अर्बन चैलेंज फंड की बात करें तो ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका आपका टेन्योर फाइनेंशियल ईयर 2026 से 31 तक रहेगा और इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2034 तक। ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट यहाँ पे 1 लाख करोड़ का बताया गया है। एंड इसमें वर्टिकल्स आपके क्या है कि ये क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एज अ ग्रोथ हब एंड वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, फंडिंग पैटर्न्स यहाँ पे सेंटर का आपका 25% रहता है, स्टेट एंड यूटीज का अगेन 25%, वेयर सिटीज जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% है वाया बॉन्ड्स एंड लोन पीपी, मतलब ये इसमें कवर्ड होता है आपका। ठीक है, जैसे अभी हमने गुजरात वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पढ़ा था, राइट। नाउ इसके अलावा नोट करना है गुजरात को 6475 करोड़ का सेंट्रल फंडिंग यहाँ पे मिला है अंडर द UCF विच इनेबल सिटीज टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 25,900 करोड़ स्टेट वाइज। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 1000 मीटर जियोथर्मल वेल्स वर कमीशन एट दी पूगा वैली लद्दाख बाय दी VK सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके लद्दाख के। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट सपोर्टेड बाय दीज वेल। सो इसकी जो आपकी कैपेसिटी रहेगी पावर प्लांट्स की वो रहेगी 1 मेगावाट की। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड ये एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ONGC एनर्जी सेंटर इसने इसे एग्जीक्यूट किया है। एंड यहाँ पे जो आपके ये वेल्स हैं ये आपके बेसिकली खोदे गए हैं एट अ 400 मीटर डेप्थ एंड दीज वेल रीच अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 135 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रोड मैप रिलीज किया गया है फॉर बिल्डिंग इंडिया एज अ लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035 और ये रिलीज किया है नीति आयोग ने। और इसको इसे डेवलप किया गया है बाय द नीति फ्रंटियर टेक हब in consultation with Department of Biotechnology, Association of Biotechnology-led enterprises, industry, academia and other stakeholders द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस रोड मैप में टारगेट बताए गए हैं, जैसे स्केल करना इंडिया के बायो इकोनॉमी को टू दी $691 बिलियन और ये टारगेट आपका 2035 का बताया गया है। वहीं पे 2.6 ट्रिलियन जो है ये हमें करना है बायो इकोनॉमी को बाय 2047। इसके अलावा हमें जनरेट करना है 30 मिलियन हाई वैल्यू जॉब्स को, पोजिशन करना है इंडिया को अमंग दी टॉप 3 बायोटेक्नोलॉजी पावर्स ग्लोबली। ठीक है, इसके अलावा करंट स्टेटस जो है इंडिया के बायो इकोनॉमी का ये बताता है, मतलब ये जो रिपोर्ट थी ये आपकी जो रोड मैप था इसमें बताया गया था कि 10 साल में 16 टाइम्स हमने जो है इंक्रीज किया है फ्रॉम 10 बिलियन $, 2014 से 2025 में ये हम पहुंचे हैं 195.3 बिलियन पे। ठीक है, एंड इट अकाउंट फॉर 4.8% ऑफ द इंडियाज GDP। फाइन, इसके अलावा इन ऑर्डर टू अचीव दी टारगेट 2035 वाला जो रोड मैप है इसने रिकमेंड किए हैं क्रिएट करना 6 नेशनल बायो मिशंस को। कौन कौन से मिशन है, जीन इंडिया जो बेसिकली आपका जिसपे काम करेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो बेसिकली एक्सपैंड करेगा एक्सेस टू अफोर्डेबल जीन एंड सेल थेरेपीज एज वेल एज प्रिसीजन डायग्नोस्टिक पे। दूसरा है एग्री बायो 2.0
अगेन यहाँ पे भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो मिलके इसमें काम करेंगे डेवलप करने के लिए क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप वैरायटीज एंड क्वालिटी अश्योर्ड बायो इनपुट को। नेक्स्ट आता है बायो एक्स फाउंड्री। यहाँ पे भी हमारा जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी वाला एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये बेसिकली प्रमोट करेंगे सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशंस को फ्रॉम लेबोरेटरी टू मार्केट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वन हेल्थ ग्रिड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है ये इसमें कोलैबोरेट करेंगे बूस्ट करने के लिए एआई असिस्टेड डिजीज सर्वेलियंस को। नेक्स्ट आ जाता है आपका मरीन बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है अर्थ साइंस वाली एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ये दोनों मिलकर काम करेंगे प्रमोट करने में सीवीड कल्टीवेशन एंड मरीन बायो प्रोडक्ट्स को। देन बायो फार्मा नेक्स्ट जो है इसमें भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अलॉन्ग विद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली इस पे काम करेंगे आपके बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स वैक्सीन्स एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी के लिए। ओके इसके साथ ही अब बात करते हैं फंडिंग की। तो यहाँ पे प्रपोजल बेसिकली किया गया है 50,000 करोड़ का बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड के लिए 2025 से 2035 तक का ये रहेगा एंड इसका सोर्स आपका रहेगा विद इन एग्जिस्टिंग 1 लाख करोड़ आरडीआई फ्रेमवर्क राइट। ये सपोर्ट करेगा स्केल अप करना कमर्शलाइजेशन करना बायो मैन्युफैक्चरिंग एडवांस थेरेप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक्स सिंथेटिक बायोलॉजी तो इनको ये सपोर्ट करेगा। साथ में ही ये क्रिएट करेंगे न्यू इंस्टीट्यूशन ठीक है जैसे एम्पावर्ड कमिटी ऑन नेशनल बायो मिशन नेशनल बायोडेटा काउंसिल बायो इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी फोरम बायो आईपी एंड इनोवेशन इवैल्यूएशन एजेंसीज को। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द टारगेट साइज ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी बाय द ईयर 2035 एज पर द रोड मैप। सो जो रोड मैप रिलीज किया गया था नीति आयोग द्वारा ठीक है तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका टारगेट है 2035 तक का बायो इकोनॉमी को हमें पहुंचाना है 691 बिलियन यूएस डॉलर पे ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है who has assumed the charge of a chairman of the National Commission for Minorities for a 3 years tenure। तो रिसेंटली आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं इनको अपॉइंट किया गया है इनको चार्ज दिया गया है चेयरमैन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा और इन्होंने रिप्लेस किया है सक्सीड किया है इकबाल सिंह लालपुरा को ठीक है। इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए हैं जैसे हुए हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है एस मुनव्वरी बेगम राइट। क्रिश्चियन मेंबर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं ग्लेन सोजा टिकलो एंड पारसी मेंबर्स सेलेक्ट किए गए हैं बेरजिस देसाई ठीक है। Now next our question है which bank became the first Southeast Asian bank to win the title of a world's best corporate bank at the 2026 Global Bank Award। तो रिसेंटली आपका जो 2026 ग्लोबल बैंक अवार्ड्स आपके हुए थे उसमें वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्पोरेटिव बैंक का जो टाइटल है वो दिया गया है डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक आपका सिंगापुर का जो है मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है इनको ये टाइटल दिया गया है और ये साउथ ईस्ट एशियन बैंक पहला साउथ ईस्ट एशियन बैंक बना है जिसको ये टाइटल मिला है ठीक है। इसके अलावा डीबीएस जो है ये इसको और कौन से टाइटल मिले हैं इट इज एशियाज बेस्ट बैंक एंड सिंगापुर बेस्ट बैंक ठीक है ये टाइटल्स भी डीबीएस बैंक को मिले हैं। इसके अलावा डीबीएस बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में। हेडक्वार्टर इसका मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर में लोकेटेड है सिंगापुर में एंड इसके सीईओ हैं तनसू शान ठीक है। नाउ ग्लोबल अवार्ड्स की बात करें तो इसके ऑर्गेनाइजर ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है एनुअल परफॉर्मेंस जो है बैंक की उसकी रेपुटेशन मैनेजमेंट एक्सीलेंस क्या है उसके बेसिस पे यहाँ पे अवार्ड जो है डिसाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अदर मेजर विनर्स आपके रहे हैं 2026 के जैसे वर्ल्ड का बेस्ट बैंक आपका रहा है सेंटेंडर फ्रॉम स्पेन। वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक ये है इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स बेस्ट एमर्जिंग मार्केट BBVA from Spain। World's best frontier market bank it is your Ecobank from Togo। वर्ल्ड का बेस्ट सब कस्टोडियन बैंक ये है CIBC Mellon ठीक है फ्रॉम द कनाडा। सो ये आपके अदर टाइटल्स से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एयरलाइन टू एक्सपैंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो एयर इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है एक MOU साइन किया है विद दी सऊदिया ठीक है। सऊदिया जो आपके
एयरलाइन है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो इनके बीच में बेसिकली एमओयू साइन हुआ है एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो इब्राहिम अल ओमार जो डायरेक्टर जनरल है आपके सऊदिया ग्रुप के, एंड कैम्पबेल विल्सन जो एमडी एंड सीईओ हैं आपके एयर इंडिया के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जापान बेस्ड कॉर्पोरेशन रिसेंटली साइन अग्रीमेंट विद सोना कॉमस्टार टू स्टैब्लिश टू जॉइंट वेंचर इन इंडिया फॉर डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एडवांस इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड पावरट्रेन सिस्टम फॉर मल्टीपल व्हीकल सेगमेंट। तो जापान बेस्ड एक कॉर्पोरेशन है आपकी जिसका नाम है डेंसो, ठीक है। डेंसो कॉर्पोरेशन ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की सोना कॉमस्टार के साथ, ठीक है, ताकि ये स्टैब्लिश करे इंडिया में 2 जॉइंट वेंचर फॉर डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एडवांस इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड पावरट्रेन सिस्टम को फॉर मल्टीपल व्हीकल सेगमेंट, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें विवेक विक्रम सिंह जो आपके एमडी है एंड ग्रुप सीईओ है सोना कॉमस्टार के, एंड सुनेओ मेबारा जो हेड है आपके पावरट्रेन सिस्टम बिजनेस ग्रुप के फ्रॉम डेंसो कॉर्पोरेशन, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब 2 जॉइंट वेंचर की हमने बात की यहाँ पे। पहला जॉइंट वेंचर जो है इसके तहत डेवलप किया जाएगा हाई वोल्टेज लिक्विड कूल्ड ट्रैक्शन सिस्टम को फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, और इसमें जो आपका शेयर होल्डिंग रहेगी डेंसो की 51% रहेगी, सोना कॉमस्टार जो है इसकी 49% रहेगी। वहीं पे सेकंड जॉइंट वेंचर जो है ये बेसिकली फोकस करेगा ऑन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग एयर कूल्ड ट्रैक्शन इन्वर्टर्स देन आपका ट्रैक्शन मोटर्स जनरेटर, ठीक है। और इसमें जो शेयर होल्डिंग रहेगी डेंसो की 49% एंड सोना कॉमस्टार की 51% आपकी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फर्म रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो इनमें से कौन सी आपकी फर्म है? तो रिसेंटली कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरीज प्राइवेट लिमिटेड है, इनके द्वारा इनको जो है बेसिकली सेबी ने आपका अप्रूवल दिया है लॉन्च करने के लिए म्यूचुअल फंड बिजनेस को, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब। सो पीएनबी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है और ये पहला ऐसा करने वाला पहला आपका बैंक बना है, ठीक है। इसने अग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ, किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब को, ठीक है। एंड इट इज जैसे कि मैंने बताया ये पहला बैंक बना है जिसने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है कॉपरेशन बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है या कोलैबोरेशन किया है इन सेटिंग अप द डेडिकेटेड क्वांटम फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है। अब ये जो हब जो है वो स्टैब्लिश करने वाले हैं पीएनबी क्वांटम हब फाइनेंस हब। तो ये हब का एम एक मेन है मतलब एम है, इस हब का एम क्या है? डेवलप करना सिक्योर इंटेलिजेंट फ्यूचर रेडी बैंकिंग सॉल्यूशन को किस चीज का यूज करके? क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके एंड एआई का यूज करके थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च इनोवेशन साइबर सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।